Hello guys, welcome back to my YouTube channel Learn with Aditi. I hope this video finds you in good health and as you are already aware कि MOOC की registration already start हो चुकी है and इस video में I'll be telling how I secure 100 on 100 in my MOOC exam and क्या trial and error मैंने अपने MOOCs के साथ करा and what worked for me, what didn't work for me and the best courses in which you can enroll. अगर आपने अभी तक नहीं करा तो आगे जाके गलती ना करो और जिन्होंने एनरोल कर रखा है उनके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा टू रजिस्टर. So without any further delay, let's get into the video. But before that, please subscribe to my YouTube channel. I'm working day and night for you all. And comment me down कि कौन कौन सी वीडियोस आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं अपने चैनल पे लेके आऊँ एंड बी एड से रिलेटेड कुछ भी. और अभी जैसे हम करेंटली वर्किंग इन वन ऑफ द प्राइवेट स्कूल, अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी पूरी बैक स्टोरी शेयर करूँ सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. नाउ फर्स्ट आई स्टार्ट विथ व्हाट इज़ MOOC एंड व्हाई इज़ MOOC इम्पॉर्टेंट एंड हाउ इट हैड इम्प्रूव्ड माई मार्क्स. सो बेसिकली MOOC के एग्ज़ाम्स बहुत कंपल्सरी हो गए हैं. IP यूनिवर्सिटी ने करा है कि आप किसी भी कोर्स में हो आपके लिए MOOC एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है. टू बी मोर स्पेसिफिक अबाउट B.Ed, आई एनरोल्ड इन 2022. उस टाइम हमें 5 MOOCs देने थे बट अप टू माई नॉलेज अभी जो मेरे जूनियर्स हैं उन्हें 4 MOOCs देने हैं. तो MOOC के जो 2 कोर्सेज हैं मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में एनरोल कर लिए थे, उसके बाद मैंने सेकेंड सेमेस्टर में दिए एग्ज़ाम एंड थर्ड सेमेस्टर में दिए. तो एक गलती ही आप ये मत करना कि जो मैंने करी है कि पूरे साल ही आप मतलब हर सेमेस्टर में आप MOOC के एग्ज़ाम दे रहे हो. नहीं, आपको ऐसा नहीं करना क्योंकि अब आपके 4 हो गए हैं कोर्सेज. आपको लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा चारों एक साथ, तो फर्स्ट सेमेस्टर में 2 दे दो एंड सेकेंड सेमेस्टर में 2 दे दो. क्योंकि MOOC का जो लेवल है ना वो सिर्फ बढ़ता ही जाता है. सॉरी, B.Ed का जो लेवल है पढ़ाई का वो बढ़ता ही जाता है. अगर आपको लग रहा है कि अभी इंटर्नशिप आ गई, अभी एग्ज़ाम आ गए, क्योंकि वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है. वो थ्रू आउट द आपकी B.Ed जब तक है वो तब तक ही चलने वाला है. तो बर्डन आपका कभी भी कम नहीं होने वाला है. तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो अभी आप एक करेज, एक हिम्मत दिखाओ कि आप चारों कोर्स में एनरोल कर दो. 4 कोर्स मतलब एनरोल कर दो, जो भी मैं आगे बताऊँगी, और पूरा जी जान लगा के बस क्लियर कर लो अपने MOOC के एग्ज़ाम, जिससे कि आपकी एक टेंशन दूर हो. प्लस अगर आपके MOOC के एग्ज़ाम क्लियर हो जाते हैं तो आप ना CTET पे भी फोकस कर सकते हो. क्योंकि इस बार जो बच्चों के साथ हुआ है वो ये हुआ है कि उनकी डेट्स क्लैश कर रही है. MOOC की भी क्लैश कर रही है और CTET की भी क्लैश कर रही है एंड दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है. तो एक ये छोटा सा मैसेज है, एक छोटी सी टिप है जो मेरे को नहीं पता थी, मतलब मेरे को कोई बताने वाला था नहीं, बट आपको मैं बता रही हूँ. तो इफ़ यू फील दिस इज़ गुड तो आप प्लीज़ इसे फॉलो करना, क्योंकि आपकी बहुत हेल्प होएगी कि अगर आपने एक साल में 2 सेमेस्टर में अपने MOOC क्लियर कर लिए तो आप आगे अपने CTET पे फोकस कर सकते हो. नेक्स्ट कि MOOC के एग्ज़ाम ज़रूरी क्यों है. कि MOOC के एग्ज़ाम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको इसके बिना डिग्री नहीं मिलेगी. यू माइट हैव हर्ड अराउंड यू कि बहुत बच्चे जो बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डिग्री नहीं मिलेगी, दिस एंड दैट. ट्रस्ट मी, रिसेंटली आई हैव गॉट माई प्रोविजनल. इसमें जो मेरी कंबाइंड मार्कशीट आई है, हर सेमेस्टर में मेरे MOOC के मार्क्स काउंट हुए हैं और जो मेरी परसेंटेज अभी तक 80s में बनी थी वो 92 पे पहुंच गई है. और उसमें MOOC के एग्ज़ाम्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है. सो ये तो आप बिल्कुल मत समझना कि MOOC मैटर नहीं करता. बस ये होता है कि जो बाकी आप एग्ज़ाम देते हो वो आपके सेमेस्टर वाइज होते हैं, तो आपको लगता है कि एग्ज़ाम में इन पे फोकस कर लूँ, बट उसी सेमेस्टर में जितने भी 8 कोर्सेज है उसके नीचे एक 9th कोर्स बन के आता है आपका MOOC का, विच इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. सो डोंट कंसिडर MOOC एज अनइम्पॉर्टेंट, इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट, कौन कौन से कोर्सेज मैंने लिए थे. तो जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में थी तो उस टाइम मेरी कोर्स सिलेक्शन में मेरी कोई चॉइस नहीं थी. मेरे आसपास जो बच्चे थे, जो मेरे फ्रेंड सर्कल था, जो उन्होंने कोर्स लिया, मैंने उसी कोर्स पे एनरोल कर लिया था कि सेंटर पास में पड़ जाएगा. बट ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, आप मत करना. तो मैंने रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट वाला कोर्स लिया था एंड साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग. तो रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट के लिए मैंने पूरी क्विज़ पढ़ ली. सब मेरे को लगा कि जैसे नॉर्मली पढ़ते हैं कि जो मटेरियल है पढ़ ली, कुछ वीडियोस नहीं देखी, कुछ PDFs नहीं देखी. मैंने आज तक कभी भी नहीं देखी है, रेयरली देखी है. मैं आगे बताऊंगी मैंने कब कब देखी है. तो रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट के जब मैं एग्ज़ाम देने गई, आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक. वो क्वेश्चन पेपर देखने के बाद कि मेरे को लग रहा था जो मैं पढ़ के आई हूँ वो भी मैं भूल रही हूँ, क्योंकि वहाँ जाके एक क्वेश्चन
कुछ भी जो क्विज है उसमें से कुछ भी नहीं था। एक क्वेश्चन तो मैं ज़्यादा नहीं बोल रही, उसमें से कुछ भी क्वेश्चन नहीं था क्विज में से रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट में। मतलब मैं तो लिटरली जय माता दी वाला मेरा एटीट्यूड इस एग्ज़ाम में था। 50 क्वेश्चंस आए थे और कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। फिर क्या हुआ कि मेरा अगले दिन साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग का एग्ज़ाम था और रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट में मेरे 77 मार्क्स आए मूक में। मेरे को भी नहीं पता कैसे, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मे बी इंटरनल की वजह से अगर कुछ तुक्के लग गए हैं, बट मेरी प्रेफरेंस ये रहेगी कि आप रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट वाला मत लेना कोर्स, क्योंकि और भी इतने अच्छे कोर्सेज हैं। सो जिसमें आप एफर्ट्स डालोगे आपको रिजल्ट भी मिलेगा। इसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि आप एफर्ट्स डालो रिजल्ट मिले। तो नेक्स्ट डे जो मेरा दूसरा एग्ज़ाम था वो था साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग का। तो मूक का एग्ज़ाम देके मैं एकदम रात को आई थी अपना, मतलब मेरे को 9-10 बज गए थे घर आने में रिसोर्सेज वाले को देकर। तो नेक्स्ट डे मेरा साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग था एंड ऑब्वियसली मैंने उसके लिए भी सिर्फ क्विज ही पढ़ी थी। मैंने रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट का कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा था और ना ही साइकोलॉजी का कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा था। तो क्विज ही मैंने पढ़ी हुई थी। तो जब मैं रिसोर्सेज वाला एग्ज़ाम देके आई तो मेरा मॉरल ऑलरेडी इतना डाउन हो गया कि मतलब आज का एग्ज़ाम भी ऐसा चला गया, कल भी है और मैं कुछ कर भी नहीं सकती, टाइम भी है, 10 बज गए थे। तो मैंने क्या करा कि जो क्विज़ थी ना, फिर भी मैंने एक होप नहीं छोड़ी कि क्विज़ में से मतलब मेरे को ये था कि कभी तो आएगा, इस बार क्या पता आ जाए। तो मैंने क्विज़ फिर से घर आके रिवाइज़ करी सिर्फ आधे घंटे के अंदर। उससे पहले मैं पढ़ लेती थी, मतलब जितने भी दिन थे 3-6 दिन में मैंने पढ़ा है ये साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट लर्निंग रिसोर्सेज वाला। 3-3 दिन में क्विज़ करी है मैंने। तो साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग के लिए मैंने क्विज़ पढ़ी। इसके बाद नेक्स्ट मैंने ना प्रीवियस ईयर खोल ली रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट के घर आकर। तो मैंने देखा कि ये तो रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट में जो क्वेश्चन मैं वहाँ स्क्रीन पे देख रही थी ये तो प्रीवियस ईयर से आए हुआ है। और प्रीवियस ईयर का PDF मिलना बहुत मुश्किल है, मतलब मेरे को भी इतनी मुश्किल से मिली थी PDF, वो भी साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट एंड लर्निंग की मिली थी एकदम लास्ट में आके, पता नहीं कितने कोने में जाके कौन सी वेबसाइट थी। इफ़ यू वांट तो मैं नीचे ऐड कर दूँगी, कमेंट कर देना, आई विल गिव यू द लिंक। तो क्या हुआ उसमें, फिर मैंने क्या किया कि साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट लर्निंग जल्दी जल्दी आकर आधे घंटे में रिवाइज़ करी। क्विज़ 120 क्वेश्चंस कुछ थे और फिर मैंने ना प्रीवियस ईयर उठा लिया और उसके 30 मार्क्स बोल रही हूँ, सॉरी 30 क्वेश्चंस, पहले 30 क्वेश्चंस मैं सिर्फ सॉल्व कर गई और उनके आंसर मिलना ना एक अलग ही वो भी चैलेंज है। प्रीवियस ईयर के आंसर भी नहीं मिलते। तो आप ये गलती मत करना कि आप उसके आंसर ढूंढने बैठ जाओ, आप सीधा टॉपिक देखो और जो क्विज़ है ना उसकी PDF में चले जाओ। पहले 30 क्वेश्चन भी आप कर लोगे ना और साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट लर्निंग की आपने क्विज़ कर ली तो आपका एग्ज़ाम अच्छा चला जाएगा एंड आप बहुत अच्छा सिक्योर कर लोगे। मेरे साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट में 80 मार्क्स आए थे एंड रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट में जैसे कि मैंने बोला कि तुक्का ही लगा है 77 आए हैं। तो आप रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट मत लेना। साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट लर्निंग मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ कि आपको मेरे एक्सपीरियंस से क्या लगा कि लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि मेरे को बताने वाला तो उस टाइम कोई था नहीं, तो आपको मैंने बता दिया। तो अब आपके ऊपर मैं ये वाला छोड़ रही हूँ कि यू डिसाइड कि साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट लर्निंग आपको लेना चाहिए या नहीं। बट हाँ, आप ले लेना अगर आपको लग रहा है ना कि प्रीवियस ईयर कर पाओगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो आपको आगे भी जाके करना पड़ेगा, तो आप ले लेना, चलो ले लेना है वाला कोर्स। हाँ, एक चीज़ और जो मैंने पैटर्न देखा था साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट लर्निंग में, इसमें भी मेरे 50 क्वेश्चंस आए थे, रीजनिंग असर्शन थे, मैच द फॉलोइंग थे और ऐसे स्टेटमेंट वाले थे। बट जैसे कि मैंने बताया कि जो प्रीवियस ईयर था उसमें से मेरे 10 या 15 क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट थे, जो स्टेटमेंट मैंने वहाँ पढ़ी वो डायरेक्ट थी। और यहाँ पर जो मैं क्विज लर्न करके गई थी ना वो मेरे को डायरेक्टली तो एग्ज़ाम में नहीं दिखा। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन और जो आंसर, आपको आंसर ही लर्न नहीं करना है, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है आपको वो भी याद होनी चाहिए, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शंस दिए होते हैं दोनों साइड पे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा किसका है। सिर्फ ऑप्शन लर्न करने से सब कुछ नहीं होगा, इनफैक्ट कुछ भी नहीं होगा। और इसके बाद जो मैंने कोर्स लिया वो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप था। इसमें मेरे बहुत सारे क्लासमेट्स थे जिन्होंने मेरे से पहले वाला कोर्स दे दिया था और 1-2 से जिनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि कम्प्लीटली ये CDP है, इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट इतना तो मैंने सुना नहीं कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कि मेरे को बहुत झूठ लगता है जब कोई बोलता है कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा छोटा एग्ज़ाम हो, कुछ तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़े कुछ नहीं होता। तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में मैंने क्विज़ पढ़ी थी एंड एग्ज़ाम में जाके फिर से मेरे साथ ये हुआ कि कुछ क्विज़ में से कुछ भी नहीं आया। और जो क्विज़ में से
एक दो क्वेश्चन थे, वो भी डायरेक्ट नहीं थे, वो इनडायरेक्टली पूछा गया था। तो वहाँ पे मैंने अपनी सीटेट की नॉलेज अप्लाई करी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाला बच्चे को बीच में रखते हुए मैंने आंसर करा। बट वो सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन थे, पूरा पेपर ऐसे बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ कुछ क्वेश्चन, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन थे। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में मैंने एक और चीज़ देखी कि जो क्वेश्चंस थे ना, वो पीडीएफ जो मैं नहीं पढ़ के गई थी, उन पीडीएफ में से ना काफ़ी थियोरीज दी हुई है। तो एक पेज पे आप उन थियोरीज का नाम नोट कर लेना एंड उन थियोरीज को पढ़ के चले जाना। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में सिर्फ वीक खोल के थियोरीज पढ़ लेना, और बाकी तो कुछ कुछ आप जनरल भी कर पाओगे, बट वो थियोरीज कुछ मत छोड़ना कि कौन सा थियोरिस्ट था, किसने क्या दी, किसके क्या स्टेजेस है, ये मत छोड़ के जाना। और ये थियोरी सिर्फ आपकी जीन पियाजे या वाइगॉट्स्की तक लिमिटेड नहीं है, बहुत अलग अलग थियोरीज हैं जो मूक की आप उसमें देख सकते हो स्वयं के पोर्टल पे। एंड नेक्स्ट वन वॉज टीचिंग एंड लर्निंग। इसमें भी मेरे को लगा कि सिर्फ क्विज आ जाएगी, बट इसमें क्विज में से थोड़ा बहुत पेपर था मेरा, बट पूरा नहीं था, थोड़ा बहुत मतलब एक दो क्वेश्चन। मेरे को तो ये भी देख के हैरानी हुई थी कि एक दो क्वेश्चन तो आए डायरेक्ट। इसमें थियोरीज, फिर से आप थियोरीज पढ़ के चले जाना वीक की, वहीं से आएगा, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं था। और नेक्स्ट जो मैंने सुना है कि मेरे फ्रेंड्स ने बताया जिनका डायरेक्ट पेपर आया है, कॉन्टेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव वाला बताया गया कि पूरा को इससे आया है, एंड यूथ, जेंडर एंड आइडेंटिटी। वो बहुत वास्ट है, तो इट्स अप टू यू, बट उसका भी मैंने सुना है कि काफ़ी को इससे आता है। एंड फाइनल क्विज किसी की भी हो, फाइनल क्विज तो करके ही चले जाना। एंड द लास्ट वन इज असेसमेंट फॉर लर्निंग, इन विच आई सिक्योर 100 और 100। इस वाले में मैंने सोचा था कि अभी तक ये मेरा लास्ट एग्ज़ाम था मूक का, तो मुझे लगा कि इसमें मैं पीडीएफ के साथ रिस्क नहीं लेती हूँ, तो मैंने पढ़ लिया पीडीएफ से भी थोड़ा बहुत, और क्विज तो मैंने बहुत अच्छे से कर ही ली थी। बट इस एग्ज़ाम में बाय गॉड ग्रेस एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं था, कुछ भी पीडीएफ से नहीं था, कंप्लीटली कॉपी पेस्ट था जो भी मैंने क्विज में से पढ़ा। डायरेक्ट क्वेश्चन, नो मैच द फॉलोइंग, नो रीजनिंग असर्शन, डायरेक्ट एमसीक्यू के क्वेश्चन। विद इन फर्स्ट 7 to 8 मिनट्स मैंने अपना पेपर कर लिया था। एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग में मेरे 50 में से 50 क्वेश्चन थे, और जो 100 मार्क्स के थे, 2 मार्क्स ईच, तो मेरे 100 और 100 मार्क्स आए थे। एंड तो ये मैं कोर्स हाईली रिकमेंड करूँगी, बिना सोचे समझे वाला कोर्स आप ज़रूर ले लेना। बट जितनी भी मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है, दिस इज़ एज पर माई एक्सपीरियंस। अभी 2024 में जो मैंने एग्ज़ाम्स दिए उसमें मेरा कैसे एक्सपीरियंस था, आई एम नॉट श्योर कि आगे चीज़ें फ्लक्चुएट होती है या कुछ चेंजेस होते हैं, नहीं, ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने एक्सपीरियंस करा है। एंड एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आप हमेशा जितने भी आपको कोर्स बोले गए हैं, जैसे अभी मेरे को पता चला है कि जो मेरी जूनियर्स हैं उनको 4 मूक के एग्ज़ाम क्लियर करने हैं, मेरे टाइम पे मुझे 5 मूक के एग्ज़ाम क्लियर करने थे। तो आप क्या करना कि आप एक एक्स्ट्रा ही लेके चलना। मेरे को पता है मूक की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, बट एक मूवी डेट अपनी कैंसिल करते हुए मूक का एक एक्स्ट्रा एग्ज़ाम पढ़ लेना, और उस मूक के एग्ज़ाम के लिए भी आपको इक्वली उतनी मेहनत करनी है जितनी आप बाकी के लिए करोगे। अच्छी बात है आपका एक एक्स्ट्रा क्लियर हो जाए, बट एक भी कम क्लियर ना हो, फिर आपकी डिग्री अटके फालतू में आपको वेट करना पड़े। तो प्रेफर करना कि आप एक मूक एक्स्ट्रा भर दे रहे हो, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था कि मैंने 6 मूक्स दिए थे, और जो 6th वाला था वो मेरा कॉन्टेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव एंड एजुकेशन करके कुछ है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम, आई एड द टाइटल हियर। वो वाला मैंने लिया था, और उसमें 100 क्वेश्चंस आए थे, और कुछ भी पीडीएफ से नहीं आया था, बट मैंने क्विज़ वगैरह कर रखी थी। तो आपको भी मैं रिकमेंड करूँगी कि सारे कोर्सेज़ की क्विज़ ज़रूर करना, बहुत बच्चे मिलेंगे। इंटरनली तो इंटरनल भी मैटर करता है, और रिजल्ट में क्लियरली आता है आपके इंटरनल प्लस एक्सटर्नल के मार्क्स, तो आप वो भी करना। और उसमें मेरे 70 मार्क्स थे, तो वो वाला भी मैं कोर्स नहीं रिकमेंड करूँगी कि आप मत लो, वो वाला तो बिल्कुल मत लेना। एंड एक चीज़ जो मेरे साथ मूक में हुई है वो ये कि अब जैसे मेरा एक कॉन्टेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव एंड एजुकेशन वाला था ना, तो इसमें ना मेरे मार्क्स तो रिजल्ट में 70 आए, बट जब वो सर्टिफिकेट, जो मेन सर्टिफिकेट है जो आप डाउनलोड करके अपने कॉलेज में भिजवाते हो, उस पर मेरे 69 मार्क्स आए हैं। ऐसे मेरे साथ असेसमेंट फॉर लर्निंग में हुआ है कि रिजल्ट में मेरे 100 और 100 है, एंड मेरे जब मैंने वो सर्टिफिकेट डाउनलोड किया तो वहाँ पे 99 हो गए। तो अगर आपके साथ भी ये चीज़ होती है तो आप घबराना मत, क्योंकि अभी जब मैं अपना प्रोविजनल आई हूँ तो मेरा जो वहाँ पे क्रेडिट्स मिलते हैं आपको कि मूक में से 10 में से आपने कितने पॉइंट्स गेन करे हैं, तो वहाँ पे आपके 10 ही मार्क्स आएंगे अगर आपके फुल मार्क्स है। क्योंकि मेरे भी असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है उसमें 10 मार्क्स हैं, मोस्टली में मेरे 10-10 है।
So that's it for today's video. I hope you liked my video. कमेंट करके ज़रूर बताओ जो जो आपके डाउट्स हैं और कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, जो मैंने आपको नॉलेज दी, जो आपको नहीं पता था. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, जिससे कि मैं भी थोड़ी बहुत मोटिवेटेड रहूँ. आई हैव सीन व्यूज़ आ रहे हैं बट सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, जिससे कि मैं भी काफ़ी मोटिवेटेड रहूँ. एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स. एंड अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी पूरी बीएड की जर्नी शेयर करूँ और कैसे मेरे को 92% बीएड में मिले हैं, और ऐसा मेरे को लगता है कि आप 96-97 तक भी पहुँच सकते हो, ये सब चीज़ें मेरे को अब रियलाइज़ हो रही है जब मेरी बीएड कंप्लीट हो गई है. और आंसर राइटिंग की क्या टिप्स हैं एंड और कुछ भी बीएड से रिलेटेड, इफ़ यू वांट, आप चाहते हो मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मूक्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सीटेड एग्जाम, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एक्सटर्नल्स. बाय बाय, टेक केयर.